गुड मॉर्निंग एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी सुबह के 7:15 बज गए हैं और मैं और आर्यन सारे बैग्स लेके एयरपोर्ट की ओर निकले हैं। यहाँ कंधों के ऊपर मेरी चेक इन बैग है जो मैं फ्लाइट के अंदर डालूंगा, और ये लैपटॉप बैग है जिसके अंदर पासपोर्ट, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफ कोर्स सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है। पिछले 8 दिन टोक्यो में बिताने की वजह से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये ट्रिप हमेशा बहुत मेमोरेबल रहेगी और इन पिछले 8 दिनों में मैंने और आर्यन ने इतने सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा किया है कि इस ट्रिप का ड्यूरेशन एक्चुअली जितना था ये उससे बहुत ज्यादा लगता है। ये ट्रिप ऑन पेपर सिर्फ 8 दिनों की थी, पर इतने सारे एक्सपीरियंसेस कंबाइंड होने की वजह से ये 1-2 हफ्ते से ज्यादा ट्रिप लगती है। पहले दिन पे आर्यन का कारबब एक फॉरेन कंट्री में करने से लेके आर्यन का पहला शो एक्सपीरियंस करना, मैं पहली बार बैक स्टेज जाना, ये सारी चीजों से लेके टोक्यो से अलग अलग डे ट्रिप्स करके एक क्लियर दिन पे माउंट फूजी देखने तक, ये ट्रिप बहुत मेमोरेबल रही है। मैंने ये बात निकलने वाले दिन पे भी कही थी और आज भी कहूंगा, इंडिया के बाहर टोक्यो मेरे लिए एक सेकंड होम जैसा है, पर टोक्यो कभी मेरी फेवरेट सिटी नहीं बन सकती। मैं पिछले 24 सालों में जिस शहर में बड़ा हुआ हूँ वो सिटी हमेशा दिल में बहुत ज्यादा स्पेशल होगी। तो पुणे पूरे वर्ल्ड में मेरी नंबर 1 सिटी इसी रीजन की वजह से है, और यही वजह है कि ट्रिप्स खत्म होने के बाद हमेशा लास्ट दिन पे अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग आती है। ऐसा कभी लगता नहीं है कि यार घर जाना है, मुझे और रहना है। ट्रिप में जो भी मेमोरीज इकट्ठा किया है उनको लेकर मैं हमेशा ग्रेटफुल होता हूँ, खुश होता हूँ, पर इवेंचुअली घर जाने की जो फीलिंग है वो इसी वजह से आती है क्योंकि घर घर होता है। और फॉरेन कंट्रीज एट द एंड ऑफ द डे फॉरेन कंट्रीज ही होते हैं। आज सुबह शिंजुकू में पिछले 8 दिनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, थोड़े थोड़े बादल आए हुए हैं। वहां से सुबह सनराइज हुआ तो था पर बादलों की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, और बीच बीच में ग्रे कलर के क्लाउड्स काफी आ रहा है। कल पूरे दिन टोक्यो शहर में बहुत ज्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से टेम्परेचर स्लाइटली कूल हुआ, पर ऊपर आसमान की ओर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज वापस बारिश होने वाली है। तो लेट्स होप कि फ्लाइट में कोई डिलेज नहीं आते। तो यूजुअल होटल्स में चेकआउट के दिन पे एक छोटा सा 5 या 10 मिनट का प्रोसीजर होता है जहाँ पर आपको होटल के रिसेप्शन पे जाके वहाँ पर उनको की कार्ड देना पड़ता है। फिर वो आपको पूछते हैं क्या आपने रूम का जो मिनी बार है या फ्रिज है उससे कुछ खरीदा है, क्या कोई पेमेंट पेंडिंग है, और इवन अगर आप ना बोलोगे तो वो किसी को रूम के अंदर भेजते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, और अगर सारे पेमेंट्स क्लियर है फिर आपका चेकआउट प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस होटल में चेकआउट एक सेल्फ चेकआउट सिस्टम है जहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है जहां पर आपको सिंपली अपने होटल के की कार्ड्स उसके अंदर ड्रॉप ऑफ करने होते हैं और आपका चेकआउट कंप्लीट हो जाता है। उनको कस्टमर्स पे इतना ट्रस्ट है कि उन्होंने रूम में या रूम के बाहर कोई पेमेंट्स नहीं किया है विच आर पेंडिंग। शिंजुकू स्टेशन एक आखिरी बार। तो आर्यन वहां पर उस कोने में अपना सुइका कार्ड रिचार्ज कर रहा है। मेरे हाथ में मैं कप नूडल्स का एम्प्टी कप कैरी क्यों कर रहा हूँ ये आप सब सोच रहे होंगे। तो सीन यह है कि कल जब मैं पैकिंग कर रहा था तब मैंने अपने बैग के सारे हिस्से इतने डीपली क्लीन किए कि मुझे इन दी एंड इतने सारे येन के सिक्के मिले, और ये कोई छोटी वोटी अमाउंट नहीं है। ये मैंने एडअप किया और ये 1000 येन से ज्यादा मेरे पास चिल्लर में पड़े हैं जो इंडिया के 600 रुपए से ज्यादा है। तो अगले ट्रेन पे चढ़ने के बाद और स्टेशन पे उतरने के बाद मैं ये सारे कॉइन्स अपने मेट्रो कार्ड में रिचार्ज करूंगा। तो सुइका कार्ड्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है वेलकम सुइका जो टेम्परेली आपको जापान गवर्नमेंट इशू करती है, जो आप कुछ दिनों के लिए लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा मेट्रो कार्ड ये ग्रीन वाला सुइका कार्ड है जो ओरिजिनल सुइका कार्ड होता है। ये ग्रीन सुइका कार्ड यहाँ के जापानीज लोकल्स भी इस्तेमाल करते हैं। इस कार्ड का एडवांटेज यह है कि ये 10 सालों के लिए चलता है। 10 सालों के लिए चलने की वजह से अभी इसके अंदर अगर पेंडिंग बैलेंस रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मैं अगले साल जापान वापस आऊंगा तब मैं इसे इस्तेमाल कर पाऊंगा।
क्रिएटिन इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट है। ये मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ और रिकवरी इंप्रूव करने में मदद करता है। मैंने पास्ट में मसल ब्लेज क्रियाम का सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर ट्राई किया था, पर इस बार मैंने वाटरमेलन कूलेड मंगाया है। मसल ब्लेज के क्रियाम का हर सर्विंग मुझे 5 ग्राम क्रिएटिन देता है, जो रेकमेंडेड सर्विंग साइज है। मसल ब्लेज के क्रियाम को चेकआउट करने के लिए और इस नए फ्लेवर को ट्राई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना। भीड़ देखो। तो स्वागत है आप सभी का नारिता एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे। नारिता एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल्स है, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 इनके डोमेस्टिक टर्मिनल्स है, पर टर्मिनल 1 हम जहाँ पे अभी है वो इनका इंटरनेशनल टर्मिनल है। हमने एग्जैक्टली जहाँ से हमारी जापान ट्रिप शुरू की थी, हम अभी वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये एग्जैक्टली वही रेलवे स्टेशन है जहाँ से हमने इस ट्रिप की पहली कॉफ़ी उठाई, वहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पी, यहाँ से टिकट लिया और ट्रेन वहाँ से बोर्ड की। तो 8 दिनों के बाद आके अच्छा लग रहा है। तो जो भी बचे हुए सिक्के थे वो मैंने सारे उस वेंडिंग मशीन में डाल दिए। सिर्फ एक 100 येन का सिक्का बचा है, तो उससे मैं आखिरी कॉफी लूंगा। अब नारिता एयरपोर्ट सिटी सेंटर से इतना दूर लोकेटेड होने की वजह से पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर बात की, हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस थे। हम बस लेके आ सकते थे, 3 अलग अलग ट्रेन लाइंस लेके आ सकते थे, पर हमने जो ट्रेन लाइन इस्तेमाल की वो टोक्यो सिटी सेंटर से एयरपोर्ट तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है, और ये ट्रेन इस डिस्टेंस को 36 मिनट्स में कवर करती है, जो काफी फास्ट है। बाकी के जो 2 ट्रेन ऑप्शंस हमारे पास थे वो 1 घंटे से ऊपर ले रहे थे। तो इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए उन्होंने 2 अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं, एक है साउथ और एक है नॉर्थ। उन्होंने वहाँ पर एक बोर्ड लगाया था जहाँ पर एयरलाइंस के अलग अलग टाइप्स उन्होंने कैटेगराइज किया है, और ये उन्होंने एक मेन रीजन के लिए किया, और वो था कन्वीनियंस। कुछ एयरलाइंस के गेट्स यहाँ से पास पड़ते हैं और कुछ एयरलाइंस की गेट्स वहाँ से पास पड़ते हैं। तो एयर फ्रांस, KLM, जो भी यूरोपियन एयरलाइंस हैं, उनके डिपार्चर गेट्स नॉर्थ साइड पे है, इसीलिए अगर आपकी वो एयरलाइन है आपको वहाँ से एंटर करना पड़ेगा। पर हमारी एयरलाइन ANA है, ऑल निप्पॉन एयरवेज, तो उसके गेट्स यहाँ से यानी साउथ इंटरनेशनल डिपार्चर एंट्रेंस से पास पड़ते हैं। तो हम अब एयरपोर्ट यहाँ से एंटर करेंगे और गेट पे जाके सबसे पहले बैग्स चेक इन करेंगे, क्योंकि ये बैग कुछ ज़्यादा ही भारी हो गई है। ऑल्सो अगर आप इस एयरपोर्ट पे गाड़ी से या बस से आते हो तो बस आपको वहाँ पर छोड़ेगी, पर क्योंकि हम ट्रेन से आए, ट्रेन स्टेशन बेसमेंट वाले फ्लोर पे है, इसीलिए अब हम 2-3 मंजिले ऊपर जाएंगे, पर वहाँ नॉर्मल एंट्रेंस है एयरपोर्ट का। अभी हम दूसरे फ्लोर पे है, इंटरनेशनल डिपार्चर्स है 4th फ्लोर पे, तो हमें और 2 एस्केलेटर्स लेके ऊपर जाना है। एक और Looks like it's very crowded today. हाँ, भीड़ काफी ज्यादा लग रही है। शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि आज संडे है। पिछले बार जब मैं आया था नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना क्राउडेड बिल्कुल नहीं था। प्लस अभी मई महीना होने की वजह से ये जापान ट्रैवल करने का पीक सीजन है, इसीलिए सब लोग अभी वापस घर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्रिप एंजॉय किया है। बोर्ड देखता है और मुंबई वाली जो फ्लाइट है उसके चेक इन गेट्स कहाँ पर है वो ढूंढता है। यहाँ पर चेक इन की जो भी प्रोसेस है वो सब सेल्फ चेक इन सिस्टम है। काउंटर्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं, पर वहाँ पे हमें बस बैग ड्रॉप ऑफ करनी है। अब मैं यहाँ पर पासपोर्ट रख के उसे स्कैन करूँगा। यप, तो दोनों के नाम आ गया। अब हम कंटिन्यू दबाएंगे और फिर बैग का शायद ऑप्शन आएगा इसके बाद। तो इसमें मेरा पासपोर्ट स्कैन हो रहा है, पर आर्यन का नहीं हो रहा था, इसीलिए अब हम दोनों 2 सेपरेट चेक इन काउंटर्स पे ट्राई कर रहे हैं। और अगर ये भी नहीं चलता तो फिर हम काउंटर पे जाएंगे। नाम आ गया, फ्लाइट नंबर आ गई, फ्रॉम नारिता टू मुंबई आ गया, टाइम और सीट भी आ गई, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। इसका अगर नहीं होता तो हम फिजिकल काउंटर के पास जाएंगे और उनको मदद करने के लिए बोलेंगे। ये देखो, मैंने सिलेक्ट किया कि चेक इन बैग मेरे पास 1 है, अगर 2 होते तो मैं 2 सिलेक्ट करता और यहाँ से 2 टैग्स बाहर निकलते। अब मैं इस टैग को मैंने कंधे के ऊपर जो बैग पहनी है उस पर लटकाऊंगा और वहाँ पे बैग ड्रॉप ऑफ करूँगा। अब टैग तो मिल गया, सेकंड और आखिरी स्टेप है बोर्डिंग पास, ये भी मिल गया। अब हम फ्लाइट बोर्ड करने के लिए तैयार है। और ये देखो, यहाँ पर स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, जैसे बोर्डिंग टाइम क्या है, इस मोमेंट पे बोर्डिंग गेट क्या है, डिपार्चर कब है। फिनिश दबा दिया एंड वी आर ऑल सेट। अब जाके बैग ड्रॉप ऑफ करते हैं। तो यार इन दी एंड मुझे भी एक चेक इन काउंटर पे जाके अपनी जो भी चेक इन प्रोसेस थी वो कंप्लीट करनी पड़ी। लास्ट स्टेप तक सब कुछ उस सेल्फ चेक इन मशीन के थ्रू हो रहा था। मुझे अपना बोर्डिंग पास वहां से मिला, मुझे अपने बैग का टैग वहां से मिला, पर एंड में जब मैं बैग सबमिट करने की कोशिश कर रहा था तब उस मशीन ने एक और बार मेरे पासपोर्ट को मांगा। मैंने वो स्कैन करने की कोशिश की, पर इंडियन पासपोर्ट्स में IC चिप ना होने की वजह से वो पासपोर्ट ठीक से डिटेक्ट नहीं हो रहा था। इसीलिए उस लड़की ने मुझे कहा
कि आपको फिजिकल चेक इन काउंटर्स पे जाके वहीं पर बैग चेक इन करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल सुबह के 9 साढ़े 9 बज गया है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने हमेशा मुंबई से टोक्यो की जो जर्नी है वो बहुत बार दिखाई है, पर ट्रिप के एंड में मैं क्रिएटिवली इतना ज़्यादा बर्न आउट हो जाता हूँ कि मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। इसीलिए मैंने पास में जो भी जापान ट्रिप्स किया है उनके आखिरी दिन पे हमेशा शूट किया है जब मैं टोक्यो में था, पर वापस आने की जो जर्नी है वो मैंने कभी शूट नहीं की। इसीलिए मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी एयरपोर्ट्स हैं उनके डिपार्चर्स में मुंबई डिपार्चर्स के कंपैरिजन में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चीज़ें अलग है और कौन से एक्सपीरियंसेस अलग है। तो सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन दोनों हो गया है। मेन टेंशन आर्यन को इसका था, वो अपने दोस्त के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जा रहा है और इस बैग का साइज हम दोनों के लैपटॉप बैग से 2 गुना ज़्यादा है, पर लकीली क्लियर हुआ। कुछ पूछा उन्होंने? Just straight through. कोई क्वेश्चन नहीं। चैनल Chanel. यूट्यूब चैनल तो यहाँ का सिक्योरिटी चेक भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड ऐसे मुझे लगा। बैग के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब कुछ एम्प्टी आउट करने के बाद यूजुअली पुलिस ऑफिसर्स हमें फिजिकली चेक करते हैं और फिर आगे भेजते हैं। यहाँ पर बैग का सारा सामान रखने के बाद और वो ट्रे उस स्क्रीनिंग डिवाइसेस के थ्रू भेजने के बाद हमें एक टाइप के पोस्टर के सामने खड़ा होना पड़ता है जहाँ पर एक आदमी की आउटलाइन है। तो उस आदमी के दोनों हाथ ऐसे बाजू में होते हैं और फिर उनको स्क्रीन पे दिखाई देता है और फिर वो चेक करते हैं कि क्या हमें इस बंदे को फिजिकली चेक करने की ज़रूरत है कि नहीं। और आधे लोगों को तो कोई ज़रूरत नहीं रहती। मैं पर्सनली कोई चेन कोई भी मेटालिक चीज़ अपने बॉडी पे पहनता नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे देखा, एक बस पॉकेट चेक किया और बोला आगे जाओ। मेरे आगे जो लोग थे उनका सब क्लियर होने की वजह से उनका फिजिकल चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था और काफ़ी यूनिक था। अभी मैं और आर्यन नारिता एयरपोर्ट थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा है। हर एयरपोर्ट्स की तरह यहाँ पर बहुत सारे ड्यूटी फ्री चीज़ें हैं। रामेन का शॉप है, वाओ, मैकडोनल्ड्स है, अलग अलग रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है। पर एक यूनिक चीज़ जो नारिता एयरपोर्ट के अंदर होती है जो बाकी एयरपोर्ट्स में नहीं होती वो है ये एक 7-Eleven है। ये एक कन्वीनियंस स्टोर है जो टोक्यो में हर जगह होता है और सिर्फ टोक्यो में नहीं, ये नारिता एयरपोर्ट के अंदर भी है। ये एक कन्वीनियंस स्टोर की वजह से लाइन कितनी लंबी लग गई है, देखो। थोड़ा सा पोपट हो गया। मैं जिस रीज़न की वजह से 5 मिनट इस लाइन में रुका था वो आइटम इस 7-Eleven में था ही नहीं। उनके पास कॉफ़ी मशीन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, पर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, 7-Eleven में इतनी भीड़ एक मेन रीज़न की वजह से है। एयरपोर्ट पे यूजुअली जो भी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें खाना पानी इन सारे के चार्जेस यूजुअल से कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा होते हैं। अगर आप मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लोगे, बाहर अगर एक बर्गर 200-300 रुपए के लिए मिल रहा है तो वो एयरपोर्ट के अंदर 500-600 रुपए के लिए मिलेगा। 7-Eleven की अच्छी बात यह है कि टोक्यो में जो भी 7-Elevens है उनके सेम रेट आपको एयरपोर्ट के अंदर भी मिलते हैं। मुझे कॉफ़ी कितनी ज़्यादा पसंद है ये आप सबको इस पॉइंट तक पता चली गया, इसीलिए मैं सिर्फ कॉफ़ी खरीदने के लिए वापस इस लाइन में 10 मिनट रुकने वाला हूँ। सब वर्थ इट होगा। 7-Eleven में कॉफ़ी मशीन्स के साथ साथ बॉटल्ड कॉफ़ी भी होती है जो ऑफकोर्स इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि बॉटल्ड कॉफ़ी वो फ्रेश बीन्स ग्राइंड करके नहीं बनाते, पर कॉफ़ी इज़ कॉफ़ी तो ले ही लेता है। कॉफ़ी के इनके पास सिर्फ छोटे बॉटल्स हैं तो 2 ले लेता है। ये शुगर फ्री है, ये जो कांजी आपको दिख रही है। बढ़िया खाना मिल गया, कॉफ़ी मिल गई और मुझे प्लेन के लिए भी एक मील मिल गया। ये काफ़ी लंबी फ़्लाइट होने वाली है, इन टोटल 10 घंटे के आसपास टोटल फ्लाइट टाइम है। इसीलिए हाँ, वो फ्लाइट में खाना ज़रूर देंगे पर शायद सिर्फ एक बार देंगे। दूसरा वाला जो मील होगा जो इन फ्लाइट प्रोवाइड किया जाएगा वो लैंडिंग करते वक्त कॉफ़ी और थोड़े से स्नैक्स होंगे। इसीलिए भूख लग गई तो मेरे पास फ्लाइट में खाने के लिए भी मील है। अभी मैं 7-Eleven के बाहर आर्यन का इंतज़ार कर रहा हूँ। नारिता एयरपोर्ट पे फूड कोर्ट कितना मस्त बनाया उन्होंने। थोड़े थोड़े सोफ़ाज़ हैं, थोड़े वुडन टेबल्स हैं, चार्जिंग पोर्ट्स हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। और मुझे और आर्यन को ये यूनिक सा डेस्क दिख गया, इसीलिए हम यहाँ पर बैठ के अब मील करेंगे। पर वाइब्स एकदम बढ़िया है। ड्यूटी फ्री फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स, ऐसे कैफ़े टाइप की वर्किंग एरिया, गेट्स, सब कुछ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया है। वहाँ पर देखो आर्यन को ऑलरेडी दिख गया है इनका फेमस पोकेमॉन जेट। नारिता एयरपोर्ट 7-Eleven हॉल करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आइटम कॉफ़ी, क्योंकि उनके पास कॉफ़ी मशीन नहीं थी। मैंने इस सील्ड बॉटल के 2 उठाए। ये एक लाते हैं पर यूजुअली जो बॉटल लाते जाते हैं
उनमें बहुत सारी चीनी होती है, जिसकी वजह से कॉफ़ी का कोई फ्लेवर ही नहीं आता। वो पता है किसकी तरह टेस्ट करता है? अगर आप मिल्क शेक पियोगे एग्जैक्टली उसकी तरह टेस्ट करता है। पर फिर मैंने ये कांजी देखी, ये है मुतो, इसका मतलब नो शुगर। तो ये देख के ही मुझे पता था कि इसके 2 लेने हैं। ये 2 ले लिए। इस मील के साथ पीने के लिए एक पानी की बोतल, अभी खाने के लिए एक चिकन राइस मील जो उन्होंने गर्म करके दिया, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्लाइट के लिए एक चिकन एंड एग सैंडविच। ये देखो क्या दिख गया। खाते खाते एक रोबोटिक चेयर वहाँ पर ऑटोमेटिकली चल रही है, और जिन पैसेंजर्स को इसकी ज़रूरत है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी हैंडीकैप्ड लोग हैं, ऐसे लोग जो चल नहीं सकते, बूढ़े लोग, ये कितना कूल है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अलग अलग एयरपोर्ट्स में मैं गया हूँ पर ये मैंने कभी नहीं देखा है। रोबोटिक चेयर जिसके सामने सेंसर्स है, इसीलिए अगर सामने कोई ऑब्स्टिकल है, कोई इंसान खड़ा है, तो वो चेयर अपने आप रुक जाएगी। फिर जब वो इंसान या जो ऑब्स्टिकल उस कुर्सी के सामने है वो हट जाता है, वो वापस आगे कंटिन्यू होगी। पर यार मैं सच सच बता रहा हूँ, थोड़ी सी दिल की बात, ये ट्रिप इवन दो बहुत बढ़िया थी, मैं अपने रूटीन पे वापस लगने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली ट्रिप आने के पहले 1.5 महीना बाकी है। 6 हफ्तों के टाइम में मुझे ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, इन 3 चीज़ों को हमेशा की तरह बहुत ऑप्टिमाइज करना है। और ये बात मैं हर वेकेशन के बाद ऑब्जर्व करता हूँ। आखिरी दिन पे ट्रेनिंग वापस अच्छे से स्टार्ट करने का मोटिवेशन बहुत अच्छे से आता है, और उसकी वजह से मैं ट्रेनिंग को 100% दे पाता हूँ। तो कल जब मैं और आर्यन शिबुया गए थे, आर्यन ने एक चारजार्ड उठाया था क्योंकि ये उसका पहला स्टार्टअप पोकेमॉन था, और मैंने आपको 5 मिनट पहले जो पोकेमॉन जेट दिखाया उसके साथ आर्यन ने ये क्लिप रिकॉर्ड की। क्या क्लिप है, कहाँ पर है, मुझे भी देखना है। प्लेन वहाँ। तो अपने पहले जापान ट्रिप में जब मैं ओसाका से वापस मुंबई की ओर जा रहा था, तब मैंने पहली बार ये ऑब्जर्व किया, और अब नारिता एयरपोर्ट पे ये वापस देखने से आई थिंक जापान के सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे कुछ इस टाइप का बना होता है। मैंने दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट में किड्स के लिए एंटरटेनमेंट एरिया कभी देखी नहीं है जितनी जापान के एयरपोर्ट्स पे देखी है। ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये था, जब मैं होक्काइडो गया था उसके डोमेस्टिक टर्मिनल पे भी ये था, और अब नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी ये है। काफी अच्छा एडिशन है। और किड्स पार्क ये वाली मैं पहली बार देख रहा हूँ। एयरपोर्ट के उस साइड पे एक और ऐसी ही पार्क है। पिछले बार मेरा जो गेट था वो एयरपोर्ट के दूसरे साइड पे था, इसीलिए उसके पास में भी ऐसा कुछ बनाया था। ये हमारी फ्लाइट है 11:15, मुंबई ANA गेट नंबर 53। तो हमें उस डायरेक्शन में जाना है। मुझे एयरपोर्ट्स पे इन बोर्ड्स के सामने खड़ा होना बहुत ज्यादा पसंद है, बस देखने के लिए कि फ्लाइट्स कहाँ कहाँ जा रहा है। और बहुत फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि दुनिया के इस पॉइंट से अभी हम जहाँ पर है, हमें जो भी ह्यूमन बींग्स दिखाई दे रहा है वो कल दुनिया के किसी दूसरे ही सेक्शन में होने वाले हैं। सब अपने अपने रोड्स पे जाएंगे। तो जापान में होक्काइडो जो एरिया है उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत फेमस होते हैं, इसीलिए होक्काइडो का दूध, होक्काइडो का चीज, इन सब से बहुत अलग अलग डेजर्ट्स और ट्रीट्स बनते हैं जो आप सुवेनियर्स के तौर पे घर वापस लेके जा सकते हो। यहाँ के ड्यूटी फ्री से मैंने घर के लिए 2 चीज़ें उठाई। एक्चुअली मैं लेने वाला नहीं था क्योंकि मैंने ये आइटम इन पर्टिकुलर कभी ट्राई नहीं किया था, पर वहाँ पर एक औरत सैंपल्स दे रही थी और लोगों को बोल रही थी खा के देखो, तो मुझे बड़ा पसंद आया और मम्मी पापा को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, इसीलिए उनके लिए जापान से एक छोटा सा सुवेनियर। अभी फ्लाइट उड़ने में एग्जैक्टली 20 मिनट बाकी है। मैं और आर्यन एकदम सही टाइम पे गेट तक पहुंचे। हमारा गेट है नंबर 53, एयरपोर्ट के दूसरे एंड पे है, और मुझे दूर से दिखाई दे रहा है कि बोर्डिंग चालू हो गई है। गुड टाइमिंग बैक होम। तो जाते वक्त मैंने विंडो सीट ली थी और हमारा डील था कि अब आर्यन को मिलेगी। हैप्पी आर्यन। हमने सिलेक्टिव ऐसे की थी, ये प्री असाइंड सीट्स हैं। हमने विंडो सीट बुक की थी ना। आई हैव नो आइडिया एट दिस पॉइंट। तो एक 10 घंटे के फ्लाइट के बाद स्वागत है आप सभी का मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वापस आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये 10 घंटे की फ़्लाइट इसीलिए थी क्योंकि फ़्लाइट्स में हेड विंड
और टेल विंड इसका कॉन्सेप्ट होता है। टोक्यो जाते वक्त एवरेज फ्लाइट ड्यूरेशन की अगर बात की तो वो 9 घंटे होता है, पर जाते वक्त टेल विंड होने की वजह से विंड्स एयरक्राफ्ट को पीछे से पुश करते हैं, जिससे फ्लाइट टाइम 1 घंटे से रिड्यूस होता है। इसीलिए जाने वाली जो फ्लाइट थी वो सिर्फ 8 घंटों की थी, पर आने वाली फ्लाइट में हेड विंड होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस सामने से आता है, इसीलिए फ्लाइट 10 घंटे की बन जाती है। फ्लाइट का जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत ही ज्यादा रफ था। जापान एग्जिट करने के बाद और चाइना एंटर करने के पहले चाइना सी लगता है, तो वहाँ पे 2 घंटों के लिए टर्ब्यूलेंस था। यूजुअली बुरे मौसम कंडीशंस की वजह से टर्ब्यूलेंस में भी टेक ऑफ के वक्त 5-10 मिनट चलता है, पर यहाँ पे 2 घंटे जहाज ऐसे हिल रहा था, इसीलिए एडिटिंग करते वक्त मुझे चक्कर आने लगी। इस टर्ब्यूलेंस के चक्कर में मैं और आर्यन सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे थे, और वो था मील। इशू ये था, बिल्कुल जाने वाले फ्लाइट की तरह हमने कोई मील सिलेक्ट नहीं किया था। इसका मतलब एयरलाइन हमें जापानीज खाना देने वाली थी, पर हमारी रो कौन सी थी आर्यन? 40 जो एकदम लास्ट वाली थी। यस सर। इसीलिए हमें 3 घंटों के बाद खाना मिला। पर खाना कैसा था, क्योंकि जाते वक्त इसकी प्रेप चल रही थी, तो ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। Pretty good. काफी फिलिंग था। पोर्शन साइजेस वर सॉलिड आई वुड से। आर्यन ने एक वेजिटेरियन मील सिलेक्ट किया था और मैंने नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन मील की अगर बात की, वैरायटी बहुत ज्यादा थी। मेन जो एलिमेंट था वो चिकन राइस था, पर साइड्स में जापानीज मील होने की वजह से बहुत छोटे छोटे हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स थे। जुकीनी और पंपकिन का एक छोटा पोर्शन था, सैलेड का एक छोटा पोर्शन था, एडमा में एक टाइप का बीन्स, उसमें थोड़ा छोले भी था, और फिर चीज़ क्रैकर। मेरे मील में एक बन भी आया था बटर के साथ, साकेत के इसमें नहीं। और डेजर्ट के लिए वेनिला आइसक्रीम मिला था। और इन मील्स के साथ स्पेशली फुल सर्विस एयरक्राफ्ट में आप ड्रिंक भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसीलिए मैंने और आर्यन ने पेप्सी जीरो के लिए पूछा, उनके पास अवेलेबल था। एयर होस्टेस पीछे गई, पेप्सी जीरो के 2 बड़े कैंस लेके आई, फिर मैंने और आर्यन ने मस्ती की। हमने आइसक्रीम कप के अंदर पेप्सी जीरो बना के कोक फ्लोट फ्लाइट में बना के खाया है। 40,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे हमने कोक फ्लोट बनाया, मजा आ गया। पर ऑनेस्टली मैं खुश इस बात से था कि आर्यन इस बार फ्लाइट में खा पाया। जब हम टोक्यो की ओर जा रहे थे, नॉट गोना लाई, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने इसका भी पोर्शन खा लिया था। पर अब मेमोरीज हम शेयर कर पाए सारे। जैसे कोक फ्लोट हो गया, वो अगर मैं अकेले खाता तो क्या मजा आता। तो गुड एंड टू द ट्रिप, फील्स गुड टू बी बैक। अब बैग कलेक्ट करते हैं और घर वापस जाते हैं। बैग आने वाली है बैगेज काउंटर नंबर 4 पे। लेट्स होप बैग्स ऑलरेडी आ गए हैं। जाते वक्त क्योंकि हम एयरपोर्ट बहुत जल्दी पहुंचे थे, हमने बैग सबसे पहले चेक इन की थी, इसीलिए बैग आने के लिए आधा घंटा लग गया था। पर नारिता एयरपोर्ट हम काफी लेट पहुंचे, इसीलिए बैग शायद जल्दी आ जाएगी। मेरी बैग दिख गई है, 1 मिनट के अंदर आ गई। अब आर्यन की बैग आनी चाहिए। नारिता एयरपोर्ट पे भी यही हुआ, मेरी जल्दी आ गई थी, इसके बैग को आने के लिए टाइम लगा। ऑल्सो पता नहीं इमिग्रेशन वाला इतने बुरे मूड में क्यों था। उसने मेरा पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट के अंदर मेरा जो बोर्डिंग पास था वो उसने फेंक दिया। उसने ऐसे किया, फिर दूसरा बोर्डिंग पास था वो भी फेंक दिया। बोला कि पासपोर्ट ऐसे क्यों रखा है। फिर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोला नाम क्या है, मैंने बोला साकेत गोखले। कहाँ से आए हो? टोक्यो। जाओ। और फिर ऐसे पासपोर्ट फेंका और फिर मैं नीचे आया। तुमने कुछ पूछताछ की? नहीं, मेरे वाले ने तो अच्छे से बोर्डिंग पास के लिए मांगा। So I just gave it to him. He said now. I said Aryan Sen. Okay. सही है यार, बहुत ही बुरे मूड में था शायद। नारिता एयरपोर्ट पे जो हुआ एग्जैक्टली वही हो रहा है। तेरे बैग में क्या है? कोई एक्स्ट्रा लेयर्स क्लियर करने पड़ते हैं क्या तुझे? टेक एथलीट, इलेक्ट्रॉनिक्स। So इधर है, but I don't know. Maybe I'm just not at a high enough level for that yet. आ गई। अब कस्टम्स क्लियर करते हैं, आर्यन के खिलौने क्लियर करते हैं और कैब लेके निकलते हैं। पिछले कुछ दिनों से शिंजुकू में 10-15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। यहाँ मुंबई में 34 डिग्रीज है और हम हुडी पहन के यहाँ आए। तो गाड़ी में बैठने के तुरंत बाद हम इसे उतारेंगे। नंबर 1 प्रायोरिटी। 5 मिनट। होम स्वीट होम। तो ये सैंडविच ऑल द वे टोक्यो से ट्रैवल करके मुंबई तक आया है। ये सैंडविच मैं 1-2 घंटों के बाद खाने वाला था, पर फ्लाइट आधे घंटे के लिए मुंबई के ऊपर ऐसे गोल गोल घूम रही थी। मुंबई में जो रनवेज है वो ऐसे एक्स पैटर्न में है, जो एक बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि रनवेज 2 है पर उनका लेआउट अजीब होने की वजह से एक टाइम पे सिर्फ एक फ़्लाइट टेक ऑफ या एक फ़्लाइट लैंड कर सकती है। इसीलिए क्लियरेंस मिलने तक हम मुंबई ऑलमोस्ट 40 मिनट्स पहले पहुंच गए थे, पर फ्लाइट ऊपर क्लियरेंस का इंतज़ार कर रही थी और ऐसे गोल गोल घूम रही थी। इसीलिए अब भूख थोड़ी जल्दी लग गई है, तो हम अभी खाएंगे। ये मेरा डिनर होने वाला था। शेप थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, ऐसे डिफॉर्म हो गया है, पर टोक्यो से ऑल द कितना हो गया टोटल?
cardio gang. Hello, boss man. Oh, that was good.